Welcome to the class today, Ajay, Kirti, Ravi Shankar. How are you all? I hope you have revised the topic which I taught you yesterday. So if there is any doubt, आप पूछ लीजिए. कोई डाउट हो कल की क्लास का तो आप पूछ सकते हो. अदरवाइज आज हम फ्रेश शुरू करेंगे और हमें आज शुरू करना है लिपिड मेटाबॉलिज्म. ठीक है, तो जस्ट से क्विक हेलो सो दैट या कीर्ति गुड मॉर्निंग. सो अभी हम क्या करेंगे, लिपिड मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे. लिपिड, ठीक है. तो इसमें हमें पहले क्या पढ़ना होगा, लिपिड की केमिस्ट्रीज पढ़नी होंगी, लॉट ऑफ केमिस्ट्रीज. हेलो रवि शंकर, हाउ आर यू? अजय, यू आर फ्रॉम विच प्लेस अजय? सो अभी हम पढ़ेंगे लिपिड में बहुत सारी चीज़ें जो पढ़नी है. तो सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ना है. तो आप ये लिखिए कि लिपिड जो होते हैं ना, दे आर कॉम्पाउंड्स विच आर soluble in non-polar solvent. लिपिड्स आर soluble in non-polar solvent. जैसे कि आप देखो नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं, एसीटोन हो गया है ना, ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, इनमें soluble होगा. बट insoluble in पोलर सॉल्वेंट. ठीक है, पोलर सॉल्वेंट. पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं? पानी. वाटर इज पोलर सॉल्वेंट. इवन प्लाज्मा इज पोलर सॉल्वेंट. सो लिपिड इज नॉट गोइंग टू बी सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट. तो अगर हम प्लाज्मा, अपने ब्लड सर्कुलेशन की बात करें और उसमें जो प्लाज्मा है, सो इफ़ एनीबडी आस्क यू कि भाई इसमें लिपिड सॉल्युबल है या नहीं, तो आपको कहना है कि प्लाज्मा में लिपिड इज़ नॉट सॉल्युबल. दैट इज़ वाई वी हैव स्पेशल अरेंजमेंट फॉर लिपिड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लाज्मा. जैसे आपको मैं बताऊंगी कि लाइपोप्रोटीन बनाया जाता है जिसमें लिपिड समाया होता है. दिस इज़ काइंड ऑफ लाइपोप्रोटीन, जिसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी. सो लाइपोप्रोटीन इज़ एक्चुअली द काइंड ऑफ सॉल्युबल थिंग एंड दिस हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड टू वेरियस ऑर्गन्स थ्रू प्लाज्मा. ठीक है, तो लिपिड के डेफिनेशन में ये आपको पढ़ना है. बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी वी डिफाइन द लिपिड्स. और लिपिड्स में बहुत सारे कॉम्पाउंड्स आते हैं. अजय, आप हिमाचल से हो, चलो वेरी गुड. तो आप मुझे बताओ कि लिपिड्स में कौन से कॉम्पाउंड्स के नाम आप जानते हो. व्हाट ऑल कॉम्पाउंड्स यू नो इन द लिपिड हेडिंग. लिपिड में क्या क्या आते हैं बताइए. बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना. कोई भी नाम बताइए आप, कोई भी लिपिड का नाम जो आपको आता हो. तो लिपिड के क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आती हैं. ठीक है, सो लिपिड में हम मॉडिफाइड ब्लूर्स क्लासिफिकेशन अडॉप्ट करते हैं. कौन सा क्लासिफिकेशन? मॉडिफाइड ब्लूर क्लासिफिकेशन फॉर क्लासिफाइंग द लिपिड. एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, लिपिड में बी सिंपल लिपिड or it may be compound lipid or it may be miscellaneous lipid. Miscellaneous मतलब different types. सिंपल लिपिड में आते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल. ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल. दूसरा आता है सिरामाइड. कंपाउंड लिपिड में फॉस्फोलिपिड आते हैं, फॉस्फोलिपिड. ग्लाइकोलिपिड आते हैं, ग्लाइकोलिपिड. लाइपोप्रोटीन आते हैं. ठीक है, लाइपोप्रोटीन आते हैं. जैसे कंपाउंड लिपिड में क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ होती है. सिंपल लिपिड में दो ही चीज़ होती है. देखो बच्चा, कीर्ति सुन रहे हो आप? सिंपल लिपिड में दो ही चीज़ होती है. एक होता है अल्कोहल जिसमें फैटी एसिड जुड़ा होता है, बस ये दो चीज़ें होती है. अब कोई तीसरी चीज़ आ जाए तो आप उसे कंपाउंड लिपिड कहने लगते हो. तो अल्कोहल एंड फैटी एसिड टुगेदर इज सिंपल लिपिड. जैसे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल अगर देखोगे तो इसमें ग्लिसरॉल होगा जो अल्कोहल है, उसमें फैटी एसिड जुड़ा होगा. सिरामाइड में अल्कोहल का नाम होता है स्फिंगोसीन, जिसमें एक फैटी एसिड जुड़ा होता है. ठीक है, फैटी एसिड इज अटैच्ड
to sphingosine and that is called ceramide. कंपाउंड लिपिड में फॉस्फेट एक्स्ट्रा होगा, ग्लाइकोलिपिड में कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा होगा, लाइपोप्रोटीन में प्रोटीन्स एक्स्ट्रा होंगे. सो अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड लिपिड कहने लगते हैं. ठीक है. फिर मिसलेनियस लिपिड में आप अगर बात करोगे तो आपके पास नाम आते हैं फैटी एसिड, कोलेस्टेरॉल एंड बाइल एसिड. एसी चला दीजिएगा प्लीज़. ठीक है. फैटी एसिड, कोलेस्टेरॉल एंड बाइल एसिड. तो ये मिसलेनियस लिपिड में आ जाते हैं. ठीक है. तो अभी क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये देखो, ये सारी चीज़ें लिपिड होती हैं. कोलेस्ट्रॉल भी लिपिड है, बाइल एसिड भी लिपिड है. ठीक है प्रशांत. ठीक है. ये सब आप पढ़ो. एंड इसमें हम थोड़ी फॉस्फोलिपिड के बारे में और बात करेंगे क्योंकि इस पर काफ़ी एमसीक्यूज़ बनाए जाते हैं. इवन ग्लाइकोलिपिड पर, लाइपोप्रोटीन पर थोड़ी आपको और इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है. तो मैं क्या करूँगी, इधर फॉस्फोलिपिड के बारे में बात करेंगे. फॉस्फोलिपिड जिसमें फॉस्फेट होगा. तो कुछ फॉस्फोलिपिड्स के नाम आपको पता होने चाहिए. और ये फॉस्फोलिपिड जो होते हैं ना, वो मेम्ब्रेन में अबंडेंटली पाया जाता है, जैसे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. सो यू हैव गॉट लॉट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स देयर. ब्रॉडली यू क्लासीफाई फॉस्फोलिपिड इनटू ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड and sphingophospholipid. Glycerophospholipid, where glycerol is the alcohol. Sphingo means sphingosine is the alcohol. तो इसमें जो कॉम्पाउंड्स आते हैं उनके नाम थोड़े पता होने चाहिए आपको. एक आता है फॉस्फेटिडिल choline, otherwise called lecithin. ये बहुत इम्पॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड है लेसिथिन. इसका नाम आप याद रखना. एंड दिस इज द इनफैक्ट मोस्ट abundant phospholipid in our system. So one is phosphatidyl choline, otherwise called lecithin. Second is phosphatidyl ethanolamine, otherwise called cephalin. And third one is phosphatidyl serine. Phosphatidyl serine. तो ये तीन नाम याद रखना. दे आर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, जिसमें लेसिथिन आपको खास याद रखना है. सो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड. If you talk about these phospholipids which are falling under glycerophospholipid, the bases are there which are nitrogenous bases. तो आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि कौन सा बेस कहाँ पर है करके, है ना. तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि फॉस्फेटिडिल कोलिन या लेसिथिन में बेस कौन सा है ना, तो आप क्या बताओगे. इसमें अगर बेस पूछा जाएगा तो मैंने इसको ब्रैकेट कर दिया है. कोलिन इज द बेस. फॉस्फेटिडिल इथेनोलामाइन, अदरवाइज कॉल्ड कीफेलिन, द बेस कॉम्पोजिशन इज इथेनोलामाइन. एंड फॉस्फेटिडिल सेरीन में बेस की जगह पर एमाइनो एसिड है. ठीक है. कुछ और भी फॉस्फोलिपिड होते हैं जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में आते हैं. दे आर फॉस्फेटिडिल इन ऑसिटॉल एंड
Last but not least is the cardiolipin, which otherwise is called diphosphatidylglycerol. ठीक है, तो ये सारे नाम याद रखना, ये ना घूम घूम के MCQs में आते रहते हैं. तो यू मस्ट बी फेमिलियर दैट cardiolipin is the phospholipid only, and otherwise called DPG, diphosphatidylglycerol. इसके MCQs क्या होंगे? फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल के MCQ होंगे. इट्स अ प्रिकर्सर ऑफ सेकेंड मैसेंजर. Phosphatidylglycerol inositol is the precursor of second messenger, and cardiolipin is found in inner mitochondria membrane. And is involved in apoptosis. ठीक है, apoptosis जानते हो ना, सेल डेथ, ऑटोमेटिक सेल डेथ. तो ये पूछते हैं विच फॉस्फोलिपिड इज इन्वॉल्व इन apoptosis, तो आपको कहना है कार्डियोलिपिन, एंड दिस इज फाउंड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. एंड फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल से सेकेंड मैसेंजर बनते हैं. और अगर आप जानना चाहो कौन से सेकेंड मैसेंजर बनते हैं, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ. दिस इज फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल डाईफॉस्फेट, जिससे बनेगा इनोसिटॉल ट्राईफॉस्फेट एंड डाईएसाइल ग्लिसरॉल. ठीक है, ये आपके सेकेंड मैसेंजर हो गए. सेकेंड मैसेंजर समझते हो ना, जैसे फॉस्फोलिपिड है, उसने कुछ ऐसा बनाया विच इज ट्रांसमिटिंग द सिग्नल विद इन द सेल, सो दे आर सेकेंड मैसेंजर. And the enzyme which is cleaving this phosphatidyl inositol diphosphate to produce these second messengers is known as phospholipase C. ये भी कई बार MCQ में पूछा जाता है. phospholipase C पूछते हैं कौन सा phospholipase काम करेगा जिससे कि phosphatidyl inositol diphosphate से second messenger बनेंगे. तो आप बता देना phospholipase C. ठीक है, इतना कर लोगे? कोई डाउट है इसमें? ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की बात हुई जो मेजर फॉस्फोलिपिड होता है. स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में बहुत कम फॉस्फोलिपिड आते हैं. सिर्फ एक नाम मैं इधर बताना चाहूँगी, उसका नाम होगा स्फिंगोमाइलिन. ठीक है, स्फिंगोमाइलिन जिसमें बेस होता है कोलिन. बेस पर क्या होगा? कोलिन होगा. ये MCQs आते हैं. ठीक है, कि स्फिंगोमाइलिन में बेस क्या है, तो आप कह देना कोलिन होता है. स्फिंगोमाइलिन में बेस इज कोलिन. अजय समझ आ रहा है? कीर्ति, प्रशांत? तो ये हमने बात की फॉस्फोलिपिड के बारे में और हमने देखा कैसे इसमें MCQs पूछे जाते हैं. ये सारे नाम हो गए, सबके MCQs भी लिख दिए. मोस्ट एबंडेंट हो गया. बेस पूछे जाते हैं. किफेलिन में बेस पूछा तो आपको याद होना चाहिए, इट इज़ इथेनोलामाइन. And precursor of second messenger is inositol, phosphatidyl inositol. Cardiolipin is found in inner membrane and it's involved in apoptosis. ये सब पढ़ो. एंड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में स्फिंगोमाइलिन होगा जिसमें बेस होगा कोलिन. ठीक है, नर्व्स टिश्यूज में होता है, नर्वस सिस्टम में. अगर हम बात करें नेक्स्ट कॉम्पाउंड लिपिड की, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ग्लाइकोलिपिड. तो इसके बारे में कुछ की फीचर्स आपको पता होने चाहिए. ग्लाइकोलिपिड में एक दो चार नाम हैं जो आप अगर समझ लोगे कि ये ग्लाइकोलिपिड हैं तो आपके MCQs हो जाएंगे. ठीक है, सो ग्लाइकोलिपिड में हम आएंगे. ग्लाइकोलिपिड में 3 नाम आप लिखोगे, सेरिब्रोसाइड, ग्लोबोसाइड एंड गैंग्लियोसाइड. ठीक है, इसमें आप 3 नाम लिखोगे. गैंग्लियोसाइड, जिसको आप GM लिखते हो. ठीक है,
सेरिब्रोसाइट, ग्लोबोसाइट, गैंग्लियोसाइट, ये ग्लाइकोलिपिड होते हैं। सेरिब्रोसाइट सबसे सिंपल ग्लाइकोलिपिड होता है जिसका नाम होता है सिरामाइड मोनोहेक्सोसाइड। सिरामाइड मोनोहेक्सोसाइड। ग्लोबोसाइड इज सिरामाइड ओलिगोहेक्सोसाइड। ठीक है, सिरामाइड ओलिगोहेक्सोसाइड। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट गैंग्लियोसाइड तो इसमें क्या होगा, सिरामाइड होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, ठीक है, ओलिगोहेक्सोसेस होंगे। ओलिगो समझते हो ना, 3 to 10 रेजिड्यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो होगा आपके साथ नाना। नाना इज एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, मैंने बताया था ना ये कार्बोहाइड्रेट होता है। सो नाना इज़ वेरी यूनिक कॉम्पोनेंट ऑफ गैंग्लियोसाइड। ये सेरेब्रोसाइड और ग्लोबोसाइड में नहीं होती। सो नाना इज यूनिक कॉम्पोनेंट ऑफ गैंग्लियोसाइड। तो दिस इज हाउ ऑल दीज ग्लाइकोलिपिड्स आर देयर। ग्लाइको का मतलब मैंने पहले भी बताया आपको कि ये कार्बोहाइड्रेट होंगे। ग्लाइकोलिपिड का मतलब क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड का मतलब होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ग्लाइकोलिपिड में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इट इज़ मोनोहेक्सोस, तो सेरिब्रोसाइड हो गया। सिरामाइड क्या होता है, सिरामाइड जो होता है स्फिंगोसिन और अल्कोहल जुड़े होते हैं, बताया था ना, वो सिंपल लिपिड है। तो सिरामाइड में अगर सिंगल हेक्सोस जुड़ गया मोनोहेक्सोसाइड तो वो सेरिब्रोसाइड हो गया। ओलिगोहेक्सोस जुड़े तो वो ग्लोबोसाइड हो गया, ठीक है। और नाना भी जुड़ गया तो वो आपका गैंग्लियोसाइड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद रखिएगा। और लाइपोप्रोटीन हम बात करते हैं अगर, तो देखिए तीसरा जो कंपाउंड है ना कंपाउंड लिपिड में, वो होता है लाइपोप्रोटीन। सो अगर हम लाइपोप्रोटीन की बात करने लगते हैं, लाइपोप्रोटीन तो इसमें लिपिड है और साथ में क्या है, प्रोटीन है। लिपिड है और प्रोटीन है, ठीक है। लाइपोप्रोटीन में लिपिड है और प्रोटीन है। तो लाइपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर बहुत टिपिकल होता है। कीर्ति आज आप बड़े शांत हो, बताओ जरा लाइपोप्रोटीन सुना है कभी, कौन कौन से कॉम्पाउंड्स होते हैं लाइपोप्रोटीन अगर हमने बोला तो क्या नाम दिमाग में आता है, बताओ। लाइपोप्रोटीन बोला तो क्या क्या नाम दिमाग में आते हैं, बताओ कुछ। लाइपोप्रोटीन, जैसे इसमें लिपिड के साथ प्रोटीन होगा ना, तो कौन से लाइपोप्रोटीन का नाम सुना है आपने, कभी सुना है? प्रशांत, अजय, आप बताइए कुछ। देखिए VLDL नाम सुना है आपने कभी, या काइलोमाइक्रॉन, नहीं सुना? VLDL, LDL, जब आप लिपिड प्रोफाइल कराते हो ना तो ये सारे पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं। तो ये पैरामीटर्स क्या चीज़ हैं, ये लाइपोप्रोटीन्स हैं। काइलोमाइक्रॉन, VLDL है ना, LDL, HDL, ये सारे आपके लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। तो अगर आप लाइपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर देखोगे ना तो बहुत सुंदर होता है। इट इज़ लाइक ए स्फेरिकल मॉलिक्यूल। इसमें एक कोर होता है और एक शेल होता है ना। एक ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर है जो प्लाज्मा में इधर उधर घूमता रहता है। इसमें कोर होता है और कोर में होता है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल और कोलेस्टेरॉल एस्टर, कोलेस्टेरॉल एस्टर नाम की चीज़ें होती हैं। और शेल में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। नंबर 1 इज़ फॉस्फोलिपिड एंड नंबर 2 इज़ फ्री कोलेस्टेरॉल, ठीक है, फ्री कोलेस्टेरॉल। तो इस तरीके से इसमें शेल बना होता है फॉस्फोलिपिड और फ्री कोलेस्टेरॉल से, और कोर में कुछ और लिपिड्स होते हैं। तो ये लिपिड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना कि किस तरीके से इसमें लिपिड होंगे, ये फिक्स है। देखो कोर में नॉन पोलर लिपिड होते हैं, ट्राइएसिल ग्लिसरॉल एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर, ये दोनों नॉन पोलर हैं। और शेल में एम्फीपैथिक लिपिड होते हैं, एम्फीपैथिक लिपिड होते हैं। एम्फीपैथिक लिपिड दे आर फॉस्फोलिपिड एंड फ्री कोलेस्टेरॉल, ठीक है, एम्फीपैथिक लिपिड होते हैं। और एक बड़ी ख़ास बात है लाइपोप्रोटीन के बारे में, इनमें ना बहुत सारे प्रोटीन्स लगे होते हैं जिनको आप एपोप्रोटीन कहते हो, ये नहीं भूलना कभी, एपोप्रोटीन कहते हो। नाम सुना है अभी कभी आपने एपो B100 टाइप से, या एपो C,
है ना। इस तरीके के बहुत सारे एपोप्रोटीन्स होते हैं जो डिफरेंट लाइपोप्रोटीन्स में डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। काइलोमाइक्रोन विल हैव सम अदर सेट, VLDL में कुछ और एपोप्रोटीन्स होंगे, LDL में कुछ होंगे, HDL में ApoA1 होता है। ये सब बहुत फेमस है चीज़ें और 100 बार पूछेंगे भी आपसे, ठीक है। VLDL में B100 होता है, ApoB100, LDL में भी ApoB100 होता है, ठीक है। काइलोमाइक्रोन में ApoB48 होता है। तो ये आपके सारे ना MCQs होते हैं। देखिए, आप MCQs निकालना है ना कोई स्क्रीनिंग में, तो MCQ में ही सवाल है। तो लाइपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर बोलोगे तो सारे के सारे लाइपोप्रोटीन, ये सारे लाइपोप्रोटीन है, इनमें यही टिपिकल लिपिड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कोर में नॉन पोलर लिपिड होगा और शेल में एम्फीपैथिक लिपिड्स होंगे। एंड प्रोटीन कंपोनेंट इज कॉल्ड एपोप्रोटीन, जो B100 होगा, ApoC होगा, A1, B48, इस तरीके से ये सारे एपोप्रोटीन्स होंगे जो आपके इस लाइपोप्रोटीन के ऊपर चिपके होंगे, सरफेस पर चिपके होंगे। तो ये तो बात हुई कॉम्पाउंड लिपिड की, ठीक है, कॉम्पाउंड लिपिड की बात हुई। तो आप ये समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये आपका लिपिड का क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको बताया ना, इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे MCQs आते हैं। सिंपल क्या है, कॉम्पाउंड क्या है, मिसलेनियस, फिर फॉस्फोलिपिड के बारे में जो बताया, ग्लाइकोलिपिड के बारे में, जो भी पॉइंट मैं बता रही हूँ वो सारे उसी में MCQs आएंगे आपके। लाइपोप्रोटीन के बारे में बताया, लाइपोप्रोटीन के बारे में तो और अभी बहुत डिटेल में डिस्कस करना है, जहाँ हम VLDL का काम देखेंगे, उनका एंजाइम क्या चाहिए होता है उनके काम करने के लिए, वो सारी चीज़ें अभी हम मेटाबॉलिज्म में, लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म में लर्न करेंगे, ठीक है। तो अभी बताओ, कुछ डाउट है तो बताइए। प्रशांत, कीर्ति, अजय, अभी, मल्होत्रा, लग रहा है अभी अभी सोकर उठे हो आप सब, ऐसा है क्या? ठीक है, तो ये तो केमिस्ट्री की बात हो गई, क्लासिफिकेशन की बात हो गई। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम थोड़ा और मेटाबॉलिज्म की तरफ चलते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको फैटी एसिड सिंथेसिस मैं पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो आपके पास ये वर्कबुक में ये पेज है, आप देखो, पेज नंबर इसमें 7B टॉपिक है फैटी एसिड सिंथेसिस, उसको आप खोलोगे एंड देखो फैटी एसिड सिंथेसिस। कल हमने ये ख़त्म किया था कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, उसके बाद लिपिड मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, उसके बाद एमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म है। हालांकि एमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म कल हमने थोड़ा पहले कर लिया था। तो फैटी एसिड सिंथेसिस के बारे में बात करते हैं, तो मुझे कुछ पॉइंट्स बताइए फैटी एसिड सिंथेसिस के बारे में जो क्वेश्चंस आते हों। तो साइटोसॉल में होगा, सेल के साइटोसॉल में होगा, एंड लिवर इज़ द मेजर ऑर्गन जहाँ पर फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है। बट फैटी एसिड सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ओवरी, प्लेसेंटा ऑल्सो, ओवरी, प्लेसेंटा। द क्वेश्चन इज हाउ दिस फैटी एसिड इज सिंथेसाइज्ड, हाउ दिस फैटी एसिड इज सिंथेसाइज्ड। फैटी एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? RCOOH। तो प्रिकर्सर ऑफ दिस फैटी एसिड, मतलब कि प्रिकर्सर मतलब सबस्ट्रेट, जिस चीज़ से फैटी एसिड बनता है वो क्या होता है? एसिटाइल कोई, जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज के ऑक्सीडेशन से मिलता है, ठीक है। कल पढ़ा था ना हमने, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में एसिटाइल कोई मिलेगा, फ्रक्टोज के भी ऑक्सीडेशन में एसिटाइल कोई मिलेगा। तो अगर ज़्यादा आप खाओगे, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज आपने ज़्यादा कंज्यूम किया, तो ये जो सरप्लस एसिटाइल कोई है, इससे मिलेगा आपको जो ज़्यादा एसिटाइल कोई है, विच कैन नॉट गो टू TC साइकिल, विल डाइवर्ट फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस। तो फैटी एसिड सिंथेसिस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और इसमें जो एसिटाइल कोई है जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस हो रहा है। कल आपने देखा था ना कीर्ति कि ग्लूकोज से पायरुवेट, और पायरुवेट फिर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पायरुवेट एसिटाइल कोई में कन्वर्ट होता है। तो एसिटाइल कोई जो आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज के ऑक्सीडेशन से आएगा वो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में मिलेगा, लेकिन इसे बाहर आना पड़ेगा साइटोसॉल में फॉर सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। तो ये आता कैसे है बाहर, वो एक बड़ा सवाल है, ठीक है। तो हम उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे कि फैटी एसिड को बाहर बनाना है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर बनाना है, ठीक है। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स,
and this is cytosol. Now this is acetyl-CoE which is planning to make fatty acid. 2 कार्बन का होता है ना एसिटाइल-CoA, जो ग्लूकोज फ्रक्टोज से आ रहा है, टीसी में नहीं जा पा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा जा चुका है ऑलरेडी। तो बच्चों एक टीसीए साइकिल का ना ऑक्जेलो एसिटेट होता है, वो इससे कहेगा तुमसे मिलकर मैं सिट्रेट बनाता हूँ और तुम बाहर चले जाना सिट्रेट। और ये सिट्रेट साइटोसॉल में आता है तो वापस अपने प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, जिसे ये बना था उसी में वापस कन्वर्ट हो जाता है। तो आपसे ये सवाल पूछेंगे कि एसिटाइल-CoA जो माइटोकॉन्ड्रिया में था वो साइटोसॉल में कैसे आया, तो कहते हैं ना वाया सिट्रेट, दिस इज अ सिट्रेट ट्रांसपोर्टर। और ये जो एसिटाइल-CoA आया ये चला जाएगा फैटी एसिड बनाने साइटोसॉल में। तो हमेशा याद रखना फैटी एसिड सिंथेसिस सेल के साइटोसॉल में होती है और कहीं नहीं होती। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ 2 एंजाइम के नाम याद करने हैं। इस एसिटाइल-CoA को बाहर लाने में 2 एंजाइम लगे। नंबर 1 सिट्रेट सिंथेस एंड नंबर 2 ATP सिट्रेट लाइज। ठीक है, ATP सिट्रेट लाइज, सिट्रेट सिंथेस एंड ATP सिट्रेट लाइज। अभी ये एसिटाइल-CoA जो बाहर आया है ना, सबसे पहले ये बनाएगा, ये सारे नाम ना आपको नए लग रहे होंगे लेकिन आपके MCQ में ये नाम आएंगे। मेलोनिल-CoA बनाएगा साइटोसॉल में ही। एक कार्बन डाइऑक्साइड इसमें अटैच हो जाएगा और 3 कार्बन का मेलोनिल-CoA बन जाएगा और इस एंजाइम का नाम होगा एसिटाइल-CoA कार्बोक्सिलेज एंजाइम, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं ना, कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये पता है रेट लिमिटिंग एंजाइम है, रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस है। और इंसुलिन अगर होता है ना तो ये एंजाइम काम करेगा, इसीलिए इंसुलिन को हम कहते हैं कि इंसुलिन लाइपोजेनिक है। क्या है इंसुलिन? इंसुलिन इज लाइपोजेनिक, क्योंकि लिपिड बनाने में, फैटी एसिड इज अ लिपिड ओनली ना, तो लिपिड बनाने में इंसुलिन मदद करता है। तो कैसे मदद कर रहा है इंसुलिन, आपको पता चला। इंसुलिन क्या कर रहा है, एसिटाइल-CoA कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, एक्टिवेट कर रहा है एसिटाइल-CoA कार्बोक्सिलेज को। और ये एंजाइम एक्टिव इन डीफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म होता है, एक्टिवेटेड इन डीफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म, तभी इंसुलिन इसे एक्टिवेट कर पा रहा है। रेट लिमिटिंग एंजाइम, तो कहने का मतलब हमें मेलोनिल-CoA साइटोसॉल में मिल जाता है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंड दे आस्क यू कि भाई एसिटाइल-CoA डायरेक्ट फैटी एसिड बनाने चला जाएगा या किसी और चीज़ में वो कन्वर्ट होगा, तो कह देना मेलोनिल-CoA में कन्वर्ट होगा एंड दैट इज़ वाया कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटाइल-CoA वाया एसिटाइल-CoA कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। फिर अब क्या होगा, दिस मेलोनिल-CoA विल मूव टुवर्ड्स फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स नाम का एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, वहाँ जाएगा और वहाँ पर ये फैटी एसिड बनाएगा मेलोनिल-CoA। फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स ना, इसमें डाइमर होता है। डाइमर समझते हो, 2 यूनिट ऑफ एंजाइम आपस में जुड़े होते हैं, जैसे एक यूनिट होगा दूसरा यूनिट होगा, एंटी पैरेलल फैशन में वो दोनों जुड़े होंगे। तो फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स आपके वर्कबुक में मैंने बनाकर दिया है, ये देखो, ये है ना फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स, ये एक्टिव साइट है।
जहाँ पर रिएक्शन होगा, फैटी एसिड चेन बनेगा। 2 एक्टिव साइट दिख रहे हैं, ये भी है, और 1 यूनिट ऑफ एंजाइम इज दिस एंड 1 सेकेंड यूनिट ऑफ एंजाइम इज दिस। एंटी पैरेलल है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग सिंथेस कॉम्प्लेक्स होता है, डाइमर होता है और दोनों यूनिट एंटी पैरेलल अटैच होते हैं। और ईच यूनिट ऑफ एंजाइम में मल्टीपल कैटालिटिक डोमेन्स होते हैं, ठीक है, मल्टीपल कैटालिटिक डोमेन्स होते हैं। और ये सारी डोमेन्स के नाम देखिए आपको इधर लिख के दिया हुआ है, जितना हो सके याद कर लेना, बहुत टेंशन मत लेना। तो कहने का मतलब फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स इतना कोई सीधा साधा सा एंजाइम कॉम्प्लेक्स नहीं है। 2 यूनिट है, एंटी पैरेलल है, एंड ईच यूनिट में मल्टीपल कैटालिटिक डोमेन्स हैं, लाइक एसिटाइल ट्रांसएसाइलेज है ना, मेलानिल ट्रांसएसाइलेज, कीटोएसाइल सिंथेस, देन हाइड्रेटेज, इनॉयल रिडक्टेज, कीटोएसाइल रिडक्टेज, ये सारी एक्टिविटीज़ इसमें पाई जाती हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि फैटी एसिड बनाना है तो एसिटाइल कोई की ज़रूरत होगी और उसे माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर वाया सिट्रेट लाना पड़ेगा। ये दिख रहा है ना आपके वर्कबुक में, वाया सिट्रेट ये बाहर आएगा, फिर सिट्रेट टूट जाएगा, एसिटाइल कोई मिलेगा और फैटी एसिड सिंथेसिस में जाएगा, लेकिन सबसे पहले ये मेलानिल कोई में कन्वर्ट होगा। और मेलानिल कोई में कैसे कन्वर्ट होगा ये देखिए इधर भी लिखा हुआ है, एसिटाइल कोई कार्बोक्सिलेज एंजाइम है जिसका दूसरा नाम मेलानिल कोई सिंथेटेज है। एटीपी चाहिए इसको, बायोटिन विच इज़ विटामिन B7 है ना, वो चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और मेलानिल कोई बनेगा। उस इसके बाद ये जाएगा फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, और ये एक्टिव साइट है। यहाँ पर एक फैटी एसिड चेन बनेगा, देखो एक फैटी एसिड चेन इधर बनेगा, ठीक है, और दूसरा फैटी एसिड चेन इधर बनेगा, दूसरा फैटी एसिड चेन इधर बनेगा। फैटी एसिड 2 जगह बनेगा, 2 एक्टिव साइट पर। और ये सारी जितनी कैटालिटिक एक्टिविटीज़ हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हैं, वो रोल प्ले करेंगे। एक बात हमेशा याद रखना कि फैटी एसिड जैसे बड़ा सा चेन होता है ना, तो ऐसा नहीं कि एक साथ बन जाएगा पूरा, स्टेप वाइज बनता है, साइक्लिकल फैशन में बनता है। तो आप कहीं लिख लो, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड इज़ अ साइक्लिकल प्रोसेस, लिखा है ना आपका, देखो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड इज़ अ, आपके वर्कबुक में दिया हुआ है ये, इट्स अ साइक्लिकल reaction, मतलब same sets of reactions are repeated again and again and you get to have a chain of fatty acid। तो ये दिख रहा है एक्चुअल प्रोसेस जहाँ पर फैटी एसिड बन रहा है। एसिटाइल कोई प्लेस हुआ सिस्टीन साइड पर, मेलानिल कोई प्लेस हुआ पेंटाथीन साइड पर, फिर दोनों मर्ज हो गए, कीटोएसाइल बना, फिर कीटोएसाइल जो है रिड्यूस हुआ तो हाइड्रोक्सी एसाइल कोई बना, फिर अनसैचुरेटेड एसाइल कोई बना, फिर एसाइल कोई बना रिडक्शन से। और ये जो आपको एंजाइम दिख रहे हैं ना, वो वही फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स पर हैं, कीटोएसाइल सिंथेस, कीटोएसाइल रिडक्टेज, हाइड्रेटेज, इनॉयल रिडक्टेज एंड देन, तो इस तरीके से मल्टीपल स्टेप्स में 2 कार्बन बढ़ेंगे, फिर सेम रिएक्शंस फिर से होंगे, 2 और कार्बन बढ़ेंगे। तो आप ये समझो पहले 2 कार्बन का चेन बनेगा, फिर 2 और जुड़ जाएंगे, फिर 2 और जुड़ जाएंगे नेक्स्ट साइकिल में, फिर 2 और जुड़ जाएंगे नेक्स्ट साइकिल में। तो इस तरीके से करके फॉर 16 कार्बन फैटी एसिड चेन सिंथेसिस you need to have 7 cycle, not 8 cycle, 7 cycle, क्योंकि पहला ही आपको 4 कार्बन का चेन मिलेगा, फिर सब्सिक्वेंट साइकिल में 2 और जुड़ते चले जाएंगे। ये जो आप ये रिएक्शन देख रहे हो ना, ये देख भी पा रहे होगे कि 4 कार्बन लिखा है। पहले साइकिल के एंड में 4 कार्बन का चेन मिलेगा और दूसरे साइकिल के एंड में इसी 4 कार्बन पर 2 और कार्बन जोड़ दिए जाएंगे। तीसरे साइकिल के एंड पर इस 6 कार्बन में 2 और कार्बन जोड़ दिए जाएंगे। तो ये कार्यक्रम चलता रहता है एंड यू गेट टू हैव 16 कार्बन चेन फैटी एसिड इन 7 साइक्लिकल रिएक्शन। और ह्यूमन में यही 16 कार्बन चेन ही बनता है जिसका नाम पामिटिक एसिड होता है,
ठीक है, पामिटिक एसिड बनता है इस तरीके से। तो अब ये बताओ क्या समझ आया। मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से ये बताने की कोशिश की है ताकि आपको ओवरव्यू भी मिल जाए और आपके एमसीक्यूज़ भी हिट हो जाए। तो आप बताइए, फैटी एसिड सिंथेसिस के बारे में अगर बात हो रही है तो क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी? कहाँ पर हो रहा है? साइटोसॉल में हो रहा है। किस चीज़ से हो रहा है? एसिटाइल कोई से। कैसे आया बाहर एसिटाइल कोई माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स छोड़कर? सिट्रेट के थ्रू। तो एटीपी सिट्रेट लाइएज एंजाइम साइटोसॉल में, सिट्रेट सिंथेस माइटोकॉन्ड्रिया में, ये पता होना चाहिए। फिर क्या हुआ? एसिटाइल कोई क्या तुरंत बनाने लगा फैटी एसिड? नहीं। किस में कन्वर्ट हुआ? मेलानिल कोई में। कौन सा एंजाइम है? रेट लिमिटिंग। ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है, ठीक है, रेट लिमिटिंग एंजाइम है फैटी एसिड सिंथेसिस का। और फिर क्या हुआ? जो मेलानिल कोई बना वो जाएगा फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स के पास में और बोलेगा कि भाई बनाओ, फैटी एसिड चेन बनाओ। तो फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें तो ये 2 यूनिट होते हैं, बड़े सारे मल्टीपल कैटालिटिक एक्टिविटीज़ इसमें होती हैं और इनके एक्टिव साइट पर फैटी एसिड सिंथेसिस होती आती है, ठीक है, होती जाएगी। कितने साइकिल चाहिए, यही सवाल होते हैं। तो आपको कहना है 7 साइकिल चाहिए होते हैं। 7 साइकिल में 16 कार्बन चेन होता है और एक साइकिल बहुत अपने आप में कॉम्प्लेक्स है। ये आपका एक साइकिल दिखाया गया है। से फॉर एग्जांपल फर्स्ट साइकिल की बात हो रही है, सेकंड साइकिल भी ऐसा होगा, थर्ड साइकिल भी ऐसा ही होगा। और ये एक खास ध्यान देना, कल मैं आपसे बात कर रही थी एचएमपी शंट पाथवे की और मैंने कहा था एचएमपी शंट पाथवे में NADPH प्रोड्यूस होता है जो रिडक्टिव बायोसिंथेसिस में काम आता है। वो चीज़ यहाँ दिख भी रही है, आज दिख रही है। देखो NADPH की ज़रूरत पड़ रही है कीटो एसाइल रिडक्टेज एक्टिविटी के लिए, फिर NADPH की ज़रूरत पड़ रही है इनॉइल रिडक्टेज की एक्टिविटी के लिए। तो ये भी बच्चा आपका सवाल होता है कि भाई रिडक्शन किस चीज़ से मिलेगा? रिडक्शन जो हो रहा है इंटरमीडिएट्स का वो किस चीज़ से मिलेगा? तो रिडक्शन आपको मिलेगा NADPH से मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम होता है फैटी एसिड चेन सिंथेसिस का। तो हमें की पॉइंट्स मिले, प्रिकर्सर एसिटाइल कोई, साइटोसॉलिक प्रोसेस, साइक्लिकल रिएक्शन, फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स, NADPH एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, 7 साइकिल फॉर 16 कार्बन चेन सिंथेसिस, रेट लिमिटिंग एंजाइम एसिटाइल कोई कार्बोक्सिलेज, इंसुलिन नीडेड फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस, इंसुलिन इज लाइपोजेनिक, ठीक है। और कब होगा फैटी एसिड सिंथेसिस बताओ मुझे? जब भूखा प्यासा बैठा होगा आदमी या जब खा पी रहा होगा? जब खा पी रहा होगा, वेल फेड स्टेट में। तो लिवर में वेल फेड स्टेट में फैटी एसिड बनेगा और VLDL में पैक करके ब्लड में भेज दिया जाएगा, ठीक है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। कोई डाउट नहीं आया? बताओ। वेरी गुड। तो इसके बाद हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे कि फास्टिंग में स्टेट में जब फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है ATP प्रोडक्शन के लिए तो वो कैसे होता है? फास्टिंग स्टेट में बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होता है फॉर ATP प्रोडक्शन, फॉर ATP प्रोडक्शन। तो ये भी एक साइक्लिकल प्रोसेस है और ये होता कैसे है? सबसे पहले तो फैटी एसिड का एक्टिवेशन किया जाएगा। देखो मैं बताती हूँ, एक फ़ोटो बनाती हूँ मैं आपको समझाने के लिए, एक पिक्चर बनाती हूँ। जैसे ये लिवर का माइटोकॉन्ड्रिया है, लिवर है और इसका माइटोकॉन्ड्रिया है और ऑफ कोर्स ये साइटोसॉल है। ये एडिपोज सेल है विच इज़ स्टोरिंग फैटी एसिड इन द फॉर्म ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल and this is going to release fatty acid in the blood which is going to enter the cell cytosol. Liver is the major consumer of fatty acid. तो एडिपोज सेल में ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल स्टोर होते हैं और उनसे फैटी एसिड ब्लड में रिलीज कराया जाता है जो कि लिवर में पहुंचता है और वहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में
आना चाहता है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में आना चाहता है। इस एंजाइम का नाम आपको पता होना चाहिए जो इस ट्राइएसिल ग्लिसरॉल के फैटी एसिड को रिलीज कर रहा है। इसका नाम होता है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम। ठीक है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम होगा जो ट्राइएसिल ग्लिसरॉल को तोड़ करके फैटी एसिड ब्लड में लाएगा। ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं इसे, एडिपोज सेल में पाया जाता है। हार्मोन सेंसिटिव याद रहेगा, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम। और ये जो फैटी एसिड लिवर के साइटोसोल में पहुंच चुका है, ये ना माइटोकॉन्ड्रिया को इतनी आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू दिस फैटी एसिड। सो यहाँ पर आपको चाहिए कार्निटाइन शटल। कार्निटाइन शटल की ज़रूरत होती है विच इज़ हेल्पिंग द फैटी एसिड ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन। कार्निटाइन शटल की ज़रूरत होती है। तो ये भी आपका सवाल होता है। ये कार्निटाइन शटल एक्चुअली अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया और इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया पर होता है, जिसके बारे में अभी मैं बात करूँगी। एंड इस कार्निटाइन शटल के थ्रू ही फैटी एसिड मैट्रिक्स में जा पाता है फॉर बीटा ऑक्सीडेशन पर्पस। ये है कार्निटाइन शटल, देखो आपके वर्कबुक में बना के दिया हुआ है मैंने, इसी में समझोगे आप। ये क्या दिख रहा है आपको? कार्निटाइन शटल। This is outer membrane and this is inner membrane mitochondria. This is fatty acid in the liver cytosol. This is fatty acid in the liver cytosol which is planning to go to matrix of mitochondria. You have 4 arrangement, number 1, number 2, number 3 and number 4. 2 at outer and 2 at inner membrane, ये चारों मिलकर के कार्निटाइन शटल बनाते हैं। ये चारों नाम याद होने चाहिए। आउटर मेम्ब्रेन पर एसाइल कोई सिंथेटेस एंजाइम, कार्निटाइन पामिटोइल ट्रांसफरेज 1 एंजाइम। इनर मेम्ब्रेन पर कार्निटाइन पामिटोइल ट्रांसफरेज 2 एंजाइम, कार्निटाइन एसिल कार्निटाइन ट्रांसलोकेज एंजाइम। तो ये सारे नाम वगैरह आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और आपको दिख रहा है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर आप फैटी एसिड इसमें ढूंढो कहाँ दिख रहा है, तो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है ब्लू कलर में। तो ये फैटी एसिड सबसे पहले एसाइल कोई में कन्वर्ट होगा जो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में आ जाएगा। उसके बाद CPT1 की मदद से वो कार्निटाइन से जुड़ जाएगा, दिख रहा है कार्निटाइन से जुड़ता हुआ। तो CPT1 ने इसको कैटेलाइज किया और एसाइल कार्निटाइन बना दिया, और ये एसाइल कार्निटाइन इस ट्रांसलोकेज की मदद से मैट्रिक्स में आ गया, फैटी एसाइल कार्निटाइन। जिससे कार्निटाइन वापस निकाल लिया जाएगा और एसाइल कोई हमें प्राप्त हो जाएगा बाय एक्शन ऑफ CPT2। तो ये इतना आसान नहीं है, आप देखो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। ट्राइएसिल ग्लिसरॉल एडिपोज सेल से टूटेगा, फैटी एसिड विल कम टू द ब्लड, इट विल एंटर द लिवर and there in the cytosol it will be activated. Activation से मतलब है कि fatty acid will be converted to fatty acyl CoE, and then outer membrane, inner membrane will make carnitine shuttle where 4 enzymatic arrangements are there, 2 at outer and 2 at inner. एसाइल कोई सिंथेटेज, कार्निटाइन पामिटोइल ट्रांसफरेज 1, ये सब नाम ना आपको फेमिलियर होने चाहिए। कार्निटाइन पामिटोइल ट्रांसफरेज 2, ट्रांसलोकेज एंजाइम, ये सब मिलकर क्या करेंगे, फैटी एसिड को फैटी एसाइल कोई फॉर्म में मैट्रिक्स में पहुंचा देंगे, जहां से दिख रहा है एरो, ये बीटा ऑक्सीडेशन के लिए चला जाएगा।
बीटा ऑक्सीडेशन बहुत ज़रूरी है, उससे एटीपी जनरेट होता है इन स्टारवेशन व्हेन ग्लूकोज इज़ नॉट एबल टू सप्लाई एटीपी, क्योंकि ग्लूकोज खाया ही नहीं आपने, तो ये स्टोर्ड फैटी एसिड ऑफ द एडिपोज सेल विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग द एटीपी फॉर सस्टेनिंग द सिस्टम। ठीक है, जो अभी हमने देखा था सिंथेसिस में मेलानिल कोई बन रहा था, वो मेलानिल कोई दिख रहा है यहाँ पर, ये CPT1 को ब्लॉक कर देता है। ये भी आपका MCQ होता है। तो जब साइटोसोल में फैटी एसिड सिंथेसिस हो रही है, वो फ्रेश फैटी एसिड नहीं जाता माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में, क्योंकि CPT1 ब्लॉक है। सिंथेसिस कब हो रही है? जब वेल फेड स्टेट है। और बीटा ऑक्सीडेशन कब होना है? जब स्टारवेशन है। तो दोनों चीज़ें साथ नहीं हो सकती। तो अगर वेल फेड स्टेट में सिंथेसिस हो रही है तो उसको मैट्रिक्स में जाने से बचाना है। उसके लिए गॉड ने एक अरेंजमेंट किया है कि मेलानिल कोई को ब्लॉकर बना दिया है। और ये बहुत बार पूछते हैं आपसे कि भाई CPT1 इज ब्लॉक्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको कहना है मेलानिल कोई इज गोइंग टू ब्लॉक द CPT1। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछो, वरना हम आगे बढ़ेंगे। तो ये 4 एंजाइम के नाम होपफुली आप याद कर लोगे। एसाइल कोई सिंथेटेज जो आउटर मेम्ब्रेन पर है, कार्निटाइन पामिटोइल ट्रांसफरेज 1 जो आउटर मेम्ब्रेन पर है, कार्निटाइन पामिटोइल ट्रांसफरेज 2 विच इज़ देयर एट इनर मेम्ब्रेन, कार्निटाइन एसिल कार्निटाइन ट्रांसलोकेज विच इज़ देयर एट इनर मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से आपको 2 आउटर 2 इनर मेम्ब्रेन के एंजाइम ठीक से याद होने चाहिए, और ये चारों मिलकर ही काम करने हैं। इनका पर्पस सिर्फ ये होता है कि कार्निटाइन शटल क्या करता है, अगर कल को कोई पूछ ले तो इट फैसिलिटेट फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट across माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन। और आपको एक बात शायद पता होना चाहिए कि शायद क्या मतलब सच में पता होना चाहिए कि फैटी एसिड के इस कार्निटाइन शटल के चक्कर में ना ATP खर्च हो जाता है। कैन यू लोकेट द ATP विच इज बीइंग स्पेन? And ATP is converted to EMP and pyrophosphate. So we count it as 2 high energy phosphate expenditure, 2 ATP expenditure at this point. So carnitine shuttle is a energy consuming process which is using 1 ATP and its 2 terminal phosphate is removed. So we count it as minus 2 ATP. 2 ATP खर्च भी हो रहा है फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फिर उसके बाद एक बार मैट्रिक्स में पहुंच गया ना ये, तो फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा मैट्रिक्स में, विच इज़ अगेन अ साइक्लिकल प्रोसेस। जैसे आप ये मानो कि दिस इज़ फैटी एसिड, मैं एक बना रही हूँ, आप देखो ध्यान से। अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन। तो ऐसा नहीं है कि ये फैटी एसिड एक साथ कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोई में, टुकड़े टुकड़े में तोड़ा जाएगा। 2 कार्बन कॉम्पाउंड रिलीज होगा, उसके बाद फिर से 2 कार्बन कॉम्पाउंड रिलीज होगा, फिर से 2 कार्बन कॉम्पाउंड रिलीज होगा, और ये सारे 2 कार्बन के कॉम्पाउंड विच आर बीइंग रिलीज्ड दे आर एसिटाइल कोई विच गो टू TCA साइकिल फॉर 10 ATP जनरेशन। तो साइक्लिकल प्रोसेस, बनना भी साइक्लिकल था, वो फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स पर दिख रहा था। बीटा ऑक्सीडेशन भी साइक्लिकल प्रोसेस है, मैंने गोला किया ना, साइक्लिकल प्रोसेस, टुकड़े टुकड़े में तोड़ा जाता है स्टेप वाइज। और हर एक साइकिल के लिए देखो, आप 16 कार्बन का ले आओ फैटी एसिड चेन, तो इसको 7 साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन चाहिए, 7 साइकिल ऑफ बीटा। ये सारे आपके MCQ होते हैं। बनाने के लिए भी 7 साइकिल चाहिए था, और ऑक्सीडाइज करने के लिए भी कम्प्लीटली। देखिए, बना भी एसिटाइल कोई से था, और टूटेगा तो वापस एसिटाइल कोई ही बनाएगा। लेकिन बना था जब तो वेलफेड स्टेट था, ग्लूकोज फ्रक्टोज से आया था, इंसुलिन की ज़रूरत थी। जब टूटेगा तो इंसुलिन नहीं होना चाहिए, और ये फैटी एसिड जो आया, जो टूट रहा है, वो स्टोर्ड फैटी एसिड था ट्राइसिल
ग्लिसरॉल का। अगर इतनी बात आप समझ रहे हो तो बस एक लास्ट चीज़ और समझ लेना कि एक साइकिल के लिए, जैसे मैंने यहाँ काट तो दिया आसानी से कि भैया 2 कार्बन का एसिटाइल कोई निकल जा रहा है, लेकिन इसको काटने के लिए, हर बार काटने के लिए आपको इन 4 एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। 4 एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। दीज आर द एंजाइम्स विच आर नीडेड फॉर साइक्लिकल रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन। एसाइल कोई डिहाइड्रोजिनेज, एनोइल कोई हाइड्रेटेज, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोई डिहाइड्रोजिनेज एंड थायोलेज। इसको याद करना पड़ेगा भैया। देखिए, आपको गड़बड़ नहीं करना है और आपके लिए आसान सवाल होंगे, लेकिन आपसे पूछेंगे ज़रूर कि सिंथेसिस के एंजाइम कौन से हैं, ब्रेक डाउन के एंजाइम या बीटा ऑक्सीडेशन के एंजाइम कौन से हैं, वहाँ घपला नहीं करना है। सिंथेसिस के एंजाइम क्या है? एसिटाइल कोई कार्बोक्सिलेज है, फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स है जिसपे वो दुनिया भर के तमाम एंजाइम्स लिखे हैं, 8 नंबर। और ऑक्सीडेशन का तो कहानी अलग है। ऑक्सीडेशन में 4 एंजाइम है। पहला एसाइल कोई डिहाइड्रोजिनेज, दूसरा है इनोइल कोई हाइड्रेटेज, तीसरा है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोई डिहाइड्रोजिनेज, चौथा है थायोलेज। तो ये प्रैक्टिस से होगा बच्चों, एक दिन में ओवरनाइट तो बायोकेमिस्ट्री याद नहीं होगी आपको। और इन 4 एंजाइम्स का रोल आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। अगर आप कहो कि मैडम पूरा डिटेल में चाहिए मुझे, है ना, तो देख लो डिटेल में, लेकिन याद मत करना। आपको याद सिर्फ ये 4 एंजाइम के नाम करने हैं और ये याद करना है कि एसाइल कोई डिहाइड्रोजिनेज जब काम करेगा तो भाई डिहाइड्रोजिनेज मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, मतलब होता है हाइड्रोजन को निकालना। तो दैट हाइड्रोजन इज गिवन टू FAD फॉर्मिंग यू FADH2 एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोई डिहाइड्रोजिनेज हाइड्रोजन निकालेगा NADH बना देगा, है ना। तो FADH2 NADH बनते रहते हैं और आपको पता है FADH2 और NADH से हमें बहुत सारी ATP मिलती है, ठीक है। FADH2 NADH से हमें बहुत सारी ATP मिलती है और एसिटाइल कोई जो टूट के निकल रहा है उससे भी ATP मिलेगी, तो ATP मिलेगी जब बीटा ऑक्सीडेशन होगा। तो आप ये सारी चीज़ें इस पिक्चर में देख सकते हो, लेकिन याद नहीं करना, फिर से कह रही हूँ। एसाइल कोई डिहाइड्रोजिनेज आप देखो, एसाइल कोई डिहाइड्रोजिनेज, बीटा इनोइल कोई हाइड्रेटेज, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोई डिहाइड्रोजिनेज, थायोलेज, यही 4 एंजाइम थे ना। और आपको मैडम कहाँ बन रहा है FADH2 NADH, आप बता रहे थे, ये देखो FADH2 यहाँ बन रहा है, NADH यहाँ बन रहा है। ये बना के देंगे ना आपको, ये 1.5 ATP देगा, ये 2.5 ATP देगा और 7 टाइम्स ये साइक्लिकल रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि ये तो एक साइकिल की बात हो रही है ना, 7 बार होगा तो 7 टाइम्स कितने हो गए ATP बताइए। 10.5 तो इधर हो गए, 17.5 तो ये हो गए, दोनों मिलाकर 28 हो गए या नहीं? 28 तो ये हो गए और आपको 8 एसिटाइल को ही मिलेंगे, तो 8 × 10 ATP, है ना। एक एसिटाइल को इसे 10 ATP मिलते हैं, तो 80 तो यही हो गया, 108 ATP टोटल मिल जाएंगे आपको, टोटल ATP 108। और 2 खर्च हो गए थे तो 106 मिल जाएंगे। कहाँ खर्च हुए थे? कार्निटाइन शटल में, फैटी एसिड को पहुंचाने के लिए मैट्रिक्स में। एक बार पहुंच गया तो वो फटाफट साइक्लिकल रिएक्शन में टूटता चला जाएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन एक बार तो उसे ले जाना पड़ेगा। 2 ATP खर्च हुए थे कार्निटाइन शटल में, तो हमने नेट ATP को 106 कर दिया। तो ये है कहानी बच्चों। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म थोड़ा टिपिकल है, सिंथेसिस भी थोड़ा सा समझ के कॉन्सेप्ट बना के चलना है, तो डायरेक्ट MCQ निकलते चले जाएंगे। और बीटा ऑक्सीडेशन भी आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। बीटा ऑक्सीडेशन में पहले कार्निटाइन शटल, उसके 4 कंपोनेंट, सबका काम, ATP का खर्चा, एंड अल्टीमेटली इन द मैट्रिक्स when acyl CoA is reaching or fatty acyl CoA is reaching, how these 4 enzymes are going to break the acetyl CoA out of it, and that is all illustrated here, and these are very important prints which are there in your workbook, तो इसको पढ़ना। जिस कार्निटाइन की हम बात कर रहे थे जो बहुत ज़रूरी है, देखो कार्निटाइन शटल में कार्निटाइन दिखा था ना आपको, ये देखो, मैं नहीं दिखा तो मैं दिखाती हूँ, ये रहा कार्निटाइन। इसके बिना कार्निटाइन शटल नहीं हो सकती, और ये कार्निटाइन लिवर में बनाया जाता है, लेकिन अगर प्रीमेच्योर बच्चा है तो उसका लिवर इसको नहीं बना सकता, लिवर इज इमेच्योर। सो कार्निटाइन डिफिशियंसी इज सीन इन प्री टर्म बेबीज, डायलिसिस पेशेंट, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट में क्या होगा, बहुत सारा कार्निटाइन जो प्लाज्मा में घूम रहा है निकल जाएगा,
लिवर सिरोसिस, लिवर ही खराब हो गया तो कैसे कार्निटाइन बनाएगा? सो दीज कंडीशंस यू हैव डिफिशिएंसी ऑफ कार्निटाइन वेयर यू नीड टू सप्लीमेंट द कार्निटाइन। कार्निटाइन सप्लीमेंटेशन ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ो। तो अभी तक हमने पढ़ा फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म, जिसमें सिंथेसिस और ब्रेकडाउन को बहुत ही इजी तरीके से समझने की कोशिश की है ताकि हमारे एमसीक्यूज हिट होते चले जाएं। और वर्कबुक में ये देने का मतलब ये नहीं कि एक बैठ कर याद कर रहे हो उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स एंड एवरीथिंग, नो, नॉट रिक्वायर्ड। आप ये हाईलाइटेड एंजाइम याद कर लीजिए और ये आपका एमसीक्यू हो जाएगा कि FADH2 बनेगा या NADH बनेगा एसाइल कोई डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी से, तो बता देना FADH2। बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोई डिहाइड्रोजिनेज से NADH बनेगा या NADPH बनेगा, तो कह देना NADH बनेगा। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और बताइए। कोई डाउट? कीर्ति, वाई नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग? स्विच ऑन द माइक। प्रीति एंड अजय बताइए हेलो जी, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगी मैं, क्योंकि ऐसे ना बिल्कुल खिचड़ी नहीं करना हमें। इसके बाद फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन के बाद हमें कीटोन बॉडी मेटाबॉलिज्म पढ़ना है। कीटोन बॉडी नाम तो सुना होगा ना, कीटोन बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। कीटोन बॉडी, और कीटोन बॉडी हमारी बॉडी में बनता है, लिवर में बनता है, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में, लिवर माइटोकॉन्ड्रिया। कोई और कोई भी ऑर्गन नहीं है जो कीटोन बॉडी बना सके। 3 कीटोन बॉडी होते हैं, नाम बताओ, नाम बताओ। एसिटोएसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सी, ब्यूटाइरेट एंड एसीटोन। और ये जो फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन देखा, वो बहुत ज़्यादा अगर लिवर में होगा तो कीटोन बॉडी बनने लगेंगे। एसिटोएसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सी, ब्यूटाइरेट एंड एसीटोन। क्या लिखा है इसमें? बीटा ऑक्सीडेशन और फैटी एसिड प्रोड्यूसेस एसिटाइल कोई, जो TCA में यूज़ हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन होगा, बट एक्सेस बीटा ऑक्सीडेशन results in high amount of acetyl CoE which produce ketone body. ग्लूकोज का अगर ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो रहा है और ज़्यादा एसिटाइल कोई आ रहा है तो फैटी एसिड बन जाता है। फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन अगर ज़्यादा हो रहा है और सरप्लस एसिटाइल कोई आ रहा है जो सारा TCA में यूज़ नहीं हो रहा, तो उससे कीटोन बॉडी बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तीनों कीटोन बॉडी के नाम पता होने चाहिए, एसिटोएसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एंड एसीटोन। ठीक है, ये सारा पता होना चाहिए। तो कीटोजेनेसिस के स्टेप्स की बात हम करें तो ये लिखा हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडी कैसे हो रहा है। कीटोजेनेसिस, इट्स अ माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स प्रोसेस, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स प्रोसेस। और कैसे कीटोन बॉडी बनाया जा रहा है मैट्रिक्स में, ये देखो आप, एसिटाइल कोई था, 2 मॉलिक्यूल मिल गए तो एसिटो एसिटाइल कोई बना, एक और एसिटाइल कोई इसमें मर्ज हुआ तो 6 कार्बन का HMG कोई बना, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारिल कोई। और जब ये टूटा तो एसिटो एसिटेट बन गया, फर्स्ट कीटोन बॉडी।
जिससे बनेंगे अगले दोनों कीटोन बॉडी, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एंड एसीटोन। थायोलेज एंजाइम कंडेंस करेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोई को। HMG CoA synthase will make you HMG CoA. HMG CoA lyase will break the HMG CoA to give you acetoacetate and acetyl CoA। ठीक है, तो ये ऐसे कहानी चलती रहती है सारी। ठीक है, तो ये तीनों कीटोन बॉडी इस तरीके से मैट्रिक्स में बन जाते हैं। एसिटोएसिटेट प्रिकर्सर कीटोन बॉडी है, फर्स्ट कीटोन बॉडी, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एंड एसीटोन। लिवर में बन रहा है, मैंने बताया ना। फिर ये क्या होंगे, तीनों ब्लड में आ जाएंगे, तीनों। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एंड एसीटोन ब्लड में आ गए, और ब्लड से फिर क्या होगा, टिश्यूज़ में जाएंगे। ये कोई टिश्यू है जो यूज़ करना चाह रहा है कीटोन बॉडी, तो उसमें ये सारे एंटर कर जाएंगे। एसीटोन एंटर नहीं करता, एसीटोन तो एक्सेल कर दिया जाता है ना, वॉलेटाइल है, तो ये रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर आ जाता है, विच इज़ गिविंग द फ्रूटी ओडर टू द ब्रेथ ऑफ इंडिविजुअल हु इज सफरिंग विद कीटोएसिडोसिस। किस कंडीशन में होगा कीटोएसिडोसिस? डायबिटीज़ में और स्टारवेशन में। सो डायबिटीज़ एंड स्टारवेशन, इन्हीं कंडीशंस में कीटोन बॉडी बनते हैं। ठीक है, डायबिटीज़ एंड स्टारवेशन, कॉमन क्या चीज़ है इन दोनों में? लैक ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन नहीं होता है तभी इतना ड्रामा होता है, फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन होने लगता है, एंड एक्सेसिव फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन रिजल्ट्स इन कीटोजेनेसिस। तो कीटोजेनेसिस अगर बात हो रही है तो आप कहना कि कुछ की पॉइंट्स हो गए। नंबर 1, कीटोन बॉडी लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। एसिटोएसिटेट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एसीटोन कीटोन बॉडी होते हैं। एक्सेसिव फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन रिजल्ट्स इन कीटोजेनेसिस, एंड ये स्टेप्स हैं। थायोलेज पहले 2 एसिटाइल कोई को कंडेंस करके 4 कार्बन एसिटोएसिटाइल कोई बनाएगा, एंड दैट एसिटोएसिटाइल कोई विल मर्ज विद एसिटाइल कोई टू मेक यू HMG कोई, and HMG CoA will break to form you acetoacetate and acetyl CoA, and acetoacetate से फिर आगे के दोनों चीज़ें बन जाएंगी, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एंड एसीटोन। सो एसिटोएसिटेट इज द कॉमन प्रिकर्सर फॉर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एंड एसीटोन, ये आपको पता होना चाहिए। Following are the steps involved in ketone body production from acetyl CoA. Condensation of 2 molecule of acetyl CoA by which enzyme? Thiolase enzyme, ठीक है? Produces acetoacetyl CoA. Condensation of another molecule of acetyl CoA to acetoacetyl CoA to produce HMG CoA by HMG CoA synthase enzyme. And then degraded to acetoacetate and acetyl CoA by HMG CoA lyase enzyme. This is how ketone body synthesis takes place. और मैंने बोला ब्लड में आ गया, ये ब्लड है, इसमें सारे कीटोन बॉडी आ गए। फिर इन 3 कीटोन बॉडी में से एसीटोन को आप छोड़ दो, ये तो एक्सेल हो जाएगा। एसिटोएसिटेट और बीटा हाइड्रोक्सी पेरिफेरल टिश्यूज़ में यूटिलाइज हो जाएंगे और इधर आकर फिर ये ATP प्रोड्यूस करने। सो हेलो गाइस, अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एडमिशन इन द संभव बैच, सो जस्ट फिल द फॉर्म इन द कैप्शन गिवन बिलो एंड आवर टीम विल बी कॉन्टैक्टिंग यू टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।